हाँ, नमस्कार मित्रों। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, मैं अभिषेक मालव, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का वीडियो लेक्चर नंबर 2 आज हम बनाने वाले हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और वो हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में किस प्रकार से दी हुई है, उसी के बारे में आज का लेक्चर हमारा रहेगा। इस लेक्चर में हमें पढ़ेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी स्पेक्ट्रम को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। देखो, ये हम यूनिट फर्स्ट ले रहे हैं, जिसको हम बात कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो, हमने पहले कह दिया था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वेवलेंथ का रेंज है, जो लैम्डा का रेंज है, वो कितना बताया था? तरंग दैर्घ्य का रेंज हमने बताया था 200 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य की परास होती है यूवी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए। क्लियर? जिसमें से हमने कहा था कि 200 से लेकर के 400 तक ये जो रेंज है, ये रेंज होती है यूवी की, और 400 से लेकर के 800 तक की ये जो रेंज होती है, ये होती है विजिबल की। इसलिए हम इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारे सिलेबस में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है। क्लियर? अब देखें, ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये एक प्रकार की, ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है। कैसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है? ये एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। क्या होता है भाई अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी? समझो, मान लो सपोज करो हमारे पास कोई एक मैटर है, कोई पदार्थ है, और इस पदार्थ के ऊपर हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं। क्लियर? तो जब किसी पदार्थ के ऊपर, तो हमने कहा ये एक प्रकार की क्या है? अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अतः जब किसी पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है, कौन सी रेंज की होगी? 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर वाली रेंज। 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर रेंज की जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मैटर के ऊपर डाली जाती है, तो होता क्या है? ये जो मैटर है, ये जो पदार्थ है, इसमें कई अणु उपस्थित हैं, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर डालते हैं, तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, या इसमें उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें उपस्थित, वो क्या करते हैं? वो या तो पराबैंगनी क्षेत्र का, या तो पराबैंगनी क्षेत्र का, यूवी रीजन का, या फिर दृश्य क्षेत्र का, दृश्य क्षेत्र का यानी कि विजिबल रीजन का, प्रकाश का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। तो इस क्षेत्र के प्रकाश का, इस क्षेत्र के प्रकाश के कुछ भाग का, प्रकाश के कुछ भाग का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। क्लियर हुई बात? तो जब किसी पदार्थ के ऊपर इस रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है, तो पदार्थ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र के प्रकाश के कुछ भाग का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। क्लियर बात? अब देखो, जैसे हमारे पास है कि भाई ये कोई पदार्थ है, सपोज करो ये कोई पदार्थ मान लो आप। अब हम इस पर कोई व्हाइट लाइट डाल रहे हैं, ये व्हाइट लाइट हमने इस पर डाली, तो जब ये व्हाइट लाइट इस पदार्थ में से जाएगी, तो ये इस प्रकार से जाएगी भाई, ये इस प्रकार से इसका फैलाव होगा। क्लियर? तो इस पदार्थ में, इस मैटर में यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे,
कुछ अणु रहेंगे, वो यहाँ पर ऊर्जा का क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे। क्लियर। तो ध्यान रखना कि जब किसी पदार्थ के ऊपर व्हाइट लाइट का आपतन कराया जाता है तो ये जो मीडियम है, ये जो पदार्थ के अणु हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस ऊर्जा के कुछ भाग का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके यहाँ रिकॉर्डर रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, रिकॉर्डर। क्लियर। तो यहाँ पर इस रिकॉर्डर पर जो डायग्राम मिलेगा, इस रिकॉर्डर पर जो डायग्राम, और डायग्राम को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो इस रिकॉर्डर पर जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें कुछ काली रेखाएं मिलती हैं। क्या मिलती है, कुछ काली रेखाएं मिलती हैं, और काली रेखा वाला जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी को हम कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखो, उसी को हम क्या कहते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब कुछ जो जिन ऊर्जा का अवशोषण करेंगे उनकी जगह पर इस रिकॉर्डर में क्या मिलेगी, हमें काली रेखाएं मिलती हैं, ब्लैक लाइंस दिखाई देती हैं। क्लियर। और ब्लैक लाइंस वाला जो डायग्राम है वही कहलाता है क्या, हमारा स्पेक्ट्रम। और चूंकि यूवी लाइट से बना है इसलिए उसको क्या कहा जाता है, यूवी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर। तो ये तो हुई जनरल बात इस प्रकार की। अब देखो दूसरी बात क्या समझो कि जब ये पदार्थ इन ऊर्जा का या इन विकिरणों का अवशोषण करता है तो ये पदार्थ या विकिरणों का जो अवशोषण कर रहा है तो अवशोषित होने वाली जो विकिरणों की मात्रा है वह दो कारकों पर निर्भर करती है। क्लियर। लिखेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो अब हम क्या कह रहे हैं, समझो। हम कह रहे हैं कि पदार्थ ने विकिरणों का क्या किया, अवशोषण किया। तो पदार्थ के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा, पदार्थ कितने विकिरण अवशोषित कर रहा है उनकी मात्रा दो कारकों पर निर्भर करती है, दो कारकों पर निर्भर करती हैं। क्लियर। तो पदार्थ ने कितनी विकिरणों का अवशोषण किया है उनकी मात्रा दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला, यौगिक की संरचना, कि यौगिक की संरचना किस प्रकार की है, यौगिक की संरचना। क्लियर। और जो दूसरा होता है वो होता है तरंग दैर्ध्य पर। किस पर होता है, तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य पर। क्लियर। तो पदार्थ के द्वारा अवशोषित होने वाले विकिरणों की मात्रा दो कारकों पर निर्भर करती है। पहली बात कर रहे हैं हम यौगिक की संरचना पर, और दूसरे बात कर रहे हैं उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर। किसकी तरंग दैर्ध्य पर, विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर। क्लियर हो गई बात। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। क्लियर। अब देखो क्या कहा हमने कि भाई कोई मैटर था, ये कोई मैटर था हमारे पास, ये कोई पदार्थ था। अब इस पदार्थ के ऊपर हमने क्या डाली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली है। तो ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ जो मैटर हैं, ये मैटर या तो इसके यूवी क्षेत्र का अवशोषण करेगा या इसके विजिबल क्षेत्र का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो होगा क्या कि इस ऊर्जा के अवशोषण से, इन दोनों क्षेत्रों की ऊर्जा का जब ये पदार्थ अवशोषण करेगा तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पदार्थ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स शुरुआती कंडीशन में कहां रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन क्षेत्रों की ऊर्जा का अवशोषण करेंगे ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, हाई एनर्जी की स्टेट में, हाई
एनर्जी की स्टेट में चला जाएगा, या हम उसे कहेंगे एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि जब पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाले जाते हैं तो पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यूवी और विजिबल क्षेत्र की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और ये अवशोषित होने वाली जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां भेज देती है, एक्साइटेड स्टेट में भेज देती है। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स से कहां चले जाते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यूवी और विजिबल क्षेत्र की विकिरणों के अवशोषण से उस पदार्थ में क्या संपन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होते हैं। क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है ना भाई, ये देखो हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें। ये हम कह रहे हैं कि पदार्थ में निम्न ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, पदार्थ में निम्न ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। डिटेल में तो आगे लेंगे। एक होता है सिग्मा, एक होता है सिग्मा स्टार, एक होता है पाई, एक होता है पाई स्टार और एक होता है एन। ये ध्यान रखिएगा आप कि पदार्थ में कितने निम्न ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ये जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये स्टार यहाँ हम लिखेंगे, ये जो स्टार वाले हैं ये कौन से ऑर्बिटल हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकी ऊर्जा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जबकि ये दोनों कैसे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। और ये एन कैसा है, नॉन बॉन्डिंग, ये है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर बात। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। और ये दोनों कैसे हैं, ये हैं बॉन्डिंग। क्लियर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन इन क्षेत्रों की ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों कक्षकों से या तो चला जाएगा नॉन बॉन्डिंग में या कहां चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होने लगते हैं। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला जाए, देखो इलेक्ट्रॉन हो सकता है सिग्मा से सिग्मा स्टार में चला जाए, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग हो सकता है, पाई से पाई स्टार में चला जाए, हो सकता है एन से सिग्मा स्टार में चला जाए, या हो सकता है एन से पाई स्टार में चला जाए। यानी कि किसी अणु में कुल 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो सकते हैं। तो ये पूछा गया प्रश्न भाई, 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार। क्लियर हो गई बात। तो पदार्थ में निम्न ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स को यूवी और विजिबल की ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, एक्साइटेड में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार। इसको भी हम देखेंगे डिटेल में, इसका भी एनालिसिस हम करेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट देखो भाई, हम ये कह रहे हैं कि जब किसी पदार्थ के ऊपर आप क्या डाल रहे हैं, पराबैंगनी क्षेत्र की विकिरणें और दृश्य क्षेत्र की विकिरणें डाल रहे हैं। क्लियर। तो जब किसी पदार्थ पर यूवी और विजिबल क्षेत्र की विकिरणें डाली जाती हैं, विकिरणें डाली जाती हैं, तो उन विकिरणों के एक विशेष तरंगदैर्ध्य पर, एक विशेष तरंगदैर्ध्य पर विकिरणों का क्या होता है, अवशोषण होता है।
क्लियर बात। तरंग दैर्ध्य पर विकिरणों का क्या होगा, अवशोषण। जैसे हमने कहा 450 एंगस्ट्रॉम की बात कर ली, तो 450 एंगस्ट्रॉम पर भी विकिरणों का अवशोषण होगा। हमने कहा 500 एंगस्ट्रॉम डाली गई, उस पर भी विकिरणों का अवशोषण करेगा पदार्थ। 600 एंगस्ट्रॉम डाली गई, उस पर भी पदार्थ विकिरणों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। इसलिए हमने लिखा कि जब किसी पदार्थ पर यूवी और विजिबल क्षेत्र की विकिरणें डाली जाती है तो उन विकिरणों के एक विशेष तरंग दैर्ध्य पर विकिरणों का क्या होता है, अवशोषण होता है। और ये जो विकिरणों का अवशोषण हो रहा है, ये जो विकिरणों का अवशोषण हो रहा है, इसको किससे ज्ञात किया जाता है, इसको स्पेक्ट्रोमीटर या फिर इसे कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से विकिरण अवशोषित विकिरणों की संख्या, अवशोषित विकिरणों की मात्रा ज्ञात की जाती हैं। तो ध्यान रखना कि जब कोई पदार्थ यूवी और विजिबल क्षेत्र के विकिरणों का अवशोषण करता है तो अवशोषित होने वाले विकिरणों की जो मात्रा है वह किससे ज्ञात की जाती है, या तो स्पेक्ट्रोमीटर से या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से ज्ञात करी जाती है। क्लियर। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम पढ़ेंगे उससे पहले एक बात ध्यान रखो, हमने क्या कहा कि इन विकिरणों का जब हमने ये विकिरणें डाली तो तरंग दैर्ध्य पर क्या हुआ, अवशोषण हुआ। इसका मतलब एक पॉइंट आप यहां नोट कर लेवे कि जो यूवी स्पेक्ट्रम मिलता है, यूवी स्पेक्ट्रम, जो यूवी स्पेक्ट्रम है वह यूवी स्पेक्ट्रम का मतलब डायग्राम, तो यूवी जो स्पेक्ट्रम है वो यूवी स्पेक्ट्रम एब्जॉर्बेंस यानी कि अवशोषक क्षमता, अवशोषक एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा के बीच में प्राप्त होता है। तरंग दैर्ध्य पर क्या होता है, अवशोषण। तो लैम्डा और अवशोषक एब्जॉर्बेंस के बीच में यूवी स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। क्लियर हो गई बात। दोबारा से देखें, हम कह रहे हैं कि जब पदार्थ के द्वारा विकिरणों का क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा, तो अवशोषित विकिरणों की जो मात्रा है या अवशोषित विकिरणों की जो संख्या है वो दो कारकों पर निर्भर करती है। किस किस पर, एक तो उस यौगिक की संरचना पर और दूसरा आपने जो विकिरण डाली है उसकी तरंग दैर्ध्य पर। क्लियर। अब देखो क्या कहा हमने कि जब किसी पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो यूवी और विजिबल क्षेत्र के प्रकाश का ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, या फिर उसी ऊर्जा का उपयोग करके बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कहां चला जाता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। अब पदार्थ में निम्न प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, सिग्मा और पाई ये बॉन्डिंग होते हैं, सिग्मा स्टार पाई स्टार ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं। इनकी ऊर्जा कम होती है, इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है, पाई से पाई स्टार में भी जा सकता है, एन से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है और एन से पाई स्टार में भी जा सकता है। यानी कुल मिलाकर पदार्थ में कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, 4। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। क्लियर। अब देखो क्या कहा हमने कि जब किसी पदार्थ के ऊपर हमने यूवी विकिरण डाली या विजिबल क्षेत्र की विकिरणें डाली हैं तो उन विकिरणों के एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर वो पदार्थ विकिरणों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। जैसे हमने कहा 450 एंगस्ट्रॉम डाला, हमने 450 एंगस्ट्रॉम विकिरण डाल दी हमने। क्लियर। तो उस पर मान लो अवशोषण हुआ 0.2, हमने 600 एंगस्ट्रॉम की विकिरण डाली, उस पर अवशोषण हुआ 0.6। तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर जो अवशोषण किया जाता है, तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित होने वाली विकिरणों की मात्रा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर हो गई बात। तो इसी पॉइंट को लेंगे, पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो
हम क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। हमने कहा कि भाई हमने अलग अलग तरंग दैर्ध्य की अगर हम पदार्थ के ऊपर विकिरण डालें तो क्या कह रहे हैं समझो। अगला पॉइंट है हमारे पास अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरण, अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरण जब पदार्थ पर आपतित की जाती है, आपतित की जाती हैं तो पदार्थ द्वारा, पदार्थ के द्वारा अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित होने वाली, अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित होने वाली विकिरण की मात्रा अलग अलग होती है, अलग अलग होती हैं। क्लियर। अब देखो भाई जैसे हमने कहा 400 एंगस्ट्रॉम का हमने रेडिएशन डाला है, ये 400 एंगस्ट्रॉम की इस पदार्थ के ऊपर क्या डाली है, रेडिएशन डाली है। क्लियर। तो मान लो इसके लिए जो अवशोषणांक है, अवशोषणांक जिसको हम ऐसे लिखेंगे भाई, वो कितना आता है 0.2 आता है। सपोज करो हमने 525 एंगस्ट्रॉम की विकिरण इस पदार्थ के ऊपर डाली है। क्लियर। तो वहां अवशोषणांक मान लेते हैं 0.5 आता है। तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर, अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित होने वाली जो विकिरणों की मात्रा है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर। ये आप ध्यान रखो। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, वह लिखेंगे हम कि जिस तरंग दैर्ध्य पर, जिस तरंग दैर्ध्य पर पदार्थ द्वारा, जिस तरंग दैर्ध्य पर पदार्थ द्वारा अवशोषित होने वाली, जिस तरंग दैर्ध्य पर पदार्थ द्वारा अवशोषित होने वाली विकिरणों की मात्रा, विकिरणों की मात्रा जिसको हम क्या कह रहे हैं, अवशोषणांक, अवशोषणांक, एब्जॉर्बेंस। क्लियर। तो जिस तरंग दैर्ध्य पर पदार्थ के द्वारा अवशोषित होने वाली विकिरणों की मात्रा यानी कि अवशोषणांक अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, उसे लैम्डा मैक्सिमम यानी अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो ये प्रश्न आ जाता है भाई कि लैम्डा मैक्सिमम क्या होती है, तो क्या बताएंगे कि जिस तरंग दैर्ध्य पर पदार्थ के द्वारा अवशोषित होने वाली विकिरणों की मात्रा जितनी अधिकतम आ जाए वही उसका क्या कहलाता है, लैम्डा मैक्स कहलाता है। जैसे हमने कहा 400 पर इतनी आ रही है, 525 पर इतनी आ रही है। क्लियर। जैसे मान लो 600 एंगस्ट्रॉम पर 0.8 आ जाए, समझो जैसे यही पर, इसी को मैं ले रहा हूं यहां, जैसे मान लो 600 एंगस्ट्रॉम पर ये हमने डाली इस पदार्थ के ऊपर। क्लियर। और यहाँ अवशोषणांक का मान कितना आ गया, 0.8 आ गया। फिर हमने डाली 650 एंगस्ट्रॉम इस पदार्थ के ऊपर और अवशोषणांक कितना आ गया, 0.7। तो देखो जिस तरंग दैर्ध्य पर 600 एंगस्ट्रॉम पर अवशोषण की क्षमता क्या आई, सर्वाधिक आई। तो ये जो पॉइंट हमने कहा है, देखो समझो बात को, ये जो हम कह रहे हैं कि जिस तरंग दैर्ध्य पर पदार्थ के द्वारा अवशोषित होने वाले विकिरणों की मात्रा अधिकतम आ जाए वही तरंग दैर्ध्य क्या कहलाता है, लैम्डा मैक्स कहलाता है। तो इस केस में लैम्डा मैक्स का मान कितना हो जाएगा, 600 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये ध्यान रखो। ठीक है। तो ये लैम्डा मैक्स के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। और ध्यान रखो यूवी स्पेक्ट्रम किन दो राशियों के बीच में बनता है, एक तो अवशोषणांक और एक तरंग दैर्ध्य के बीच में बनता है। क्लियर। अब कैसे समझाया जाएगा उसको देखो, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझते हैं भाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम कैसे पता लगाएंगे। तो आपसे पूछा जाता है भाई, तो उसको समझते हैं। अब हम बात करेंगे डायग्राम से, क्योंकि डायग्राम भी आपसे पूछ लिया जाता है।
तो उस डायग्राम भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर। क्लियर? ये हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हमने कहा क्या काम आता है भाई ये, तो इसका वर्क क्या था, इसका वर्क है पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाने वाली विकिरणों की मात्रा निर्धारित की जाती है, ज्ञात की जाती है। तो पदार्थ कितनी विकिरणों का अवशोषण कर रहा है, उन विकिरणों की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या काम आता है, ये आता है अल्ट्रावायलेट विजिबल अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम का मापन करने के लिए काम आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं कि पदार्थ कितनी मात्रा में विकिरणों का अवशोषण कर रहा है। क्लियर? इसके लिए क्या काम में लिया जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम में लिया जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम का मापन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम किसको उपयोग करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग करते हैं। अब देखो, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, हम इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझ लेते हैं। क्लियर हो गई बात? देखो क्या होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हमने कहा कि भाई इसमें एक लैंप होता है। क्लियर? ये एक लैंप है, ड्यूटेरियम लैंप होता है भाई, ये ड्यूटेरियम लैंप होता है। क्लियर? और इस ड्यूटेरियम लैंप से इसकी खास बात है कि ये 375 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। क्लियर? अब देखो, ये है हमारा ड्यूटेरियम लैंप। इस ड्यूटेरियम लैंप से विकिरणों का क्या होगा, अवशोषण, उत्सर्जन होगा। तो यहां बीच में ये मिरर्स लगे रहते हैं, ये बीच में हम क्या लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं। क्लियर? और मिरर क्यों लगाते हैं, ताकि जो लाइट की बीम आ रही है, उस लाइट की बीम की स्कैटरिंग नहीं हो जाए, वो फैल नहीं जाए। क्लियर? और बीच में एक प्रिज्म भी लगाया जाता है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, तो आप इसको बना लेना। तो ये था हमारा मिरर। क्लियर? ये हमारे मिरर हैं और ये हमारा प्रिज्म है भाई। ठीक है? तो ये जो लाइट की बीम है, लाइट बीम या रेडिएशन आप कह दो इसे, ये रेडिएशन है। तो ये जैसे ही इस प्रिज्म से होकर के और मिरर से होकर के यहां से गुजरती है, तो ये संकेंद्रित हो जाती है, ये फैलती नहीं है, तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। क्लियर हो गई बात? तो लाइट की स्कैटरिंग को रोकने के लिए ये पदार्थ काम में लिए जाते हैं। अब क्या होगा, ये लाइट सीधी आएगी और आकर के यहां पर इस पदार्थ से टकराएगी। ये हमने यहां पर एक पदार्थ लगाया हुआ है। क्लियर? ये हमने कह दिया, ये ऐसा पदार्थ लगाया हुआ है यहां पर, ये देखो। अब जैसे ये इससे टकराएगी, तो इससे टकरा करके ये इधर जाएगी और ये इससे टकरा करके इधर जाएगी। तो यहां पर भी एक पदार्थ लगा है और यहां पर भी एक पदार्थ लगा हुआ है। अब क्या होगी, ये लाइट इधर आई, यहां से टकरा करके, और ये यहां से टकरा करके यहां जाएगी, और ये यहां से टकरा करके यहां जाएगी। क्लियर? तो ये लाइट की बीम से जो इस पदार्थ से टकरा करके यहां जा रही है। अब हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में देखो भाई, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दो सेल होते हैं। एक सेल संदर्भ सेल होता है और एक सेल होता है प्रतिदर्शक सेल। ये दो सेल होते हैं,
ये तो है हमारा प्रतिदर्शक सेल। क्या कहते हैं इसको? प्रतिदर्शक सेल कहते हैं, प्रतिदर्शक सेल कहा जाता है। और इसमें उस पदार्थ का विलयन भरा जाता है जिसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है, जिसका हमें यूवी स्पेक्ट्रम लेना है। तो इसमें पदार्थ का क्या लिया जाता है? विलयन लिया जाता है। क्लियर? ये जो प्रतिदर्शक सेल होता है ये किसका बना होता है? सिलिका का बना हुआ होता है। और एक होता है हमारा संदर्भ सेल, संदर्भ सेल। क्लियर? और संदर्भ सेल में क्या होता है? शुद्ध विलायक होता है। क्लियर? अब जैसे ही ये रेडिएशन, क्लियर, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कह दो इसे या फिर रेडिएशन कह दो, जैसे ही ये रेडिएशन इन विलयन में से होकर के गुजरेगी तो ये हमने कह दिया ये हो गया IR और ये हो गया IS। क्लियर? ये हमने इसको हमने कह दिया IS और इसको हमने कह दिया IR। क्लियर? प्रतिदर्शक सेल में से गुजरने वाली विकिरणों की मात्रा और संदर्भ सेल में से गुजरने वाली विकिरणों की मात्रा। और ये यहां से इस पर आ जाती हैं। ये यहाँ एक संसूचक लगा हुआ है, डिटेक्टर जिसे कहते हैं, संसूचक, डिटेक्टर। और इस संसूचक से, कंप्यूटर मान लो आप इसे, इस संसूचक से ये डायरेक्ट यहाँ एक रिकॉर्डर होता है और इस रिकॉर्डर पर हमारे पास डायग्राम बन जाता है, अभिलेख तैयार हो जाता है। अभिलेख को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डायग्राम। क्लियर? और ये जो डायग्राम बना है ये डायग्राम किस किस के बीच में बनता है? ए और लैम्डा के बीच में बनता है, अवशोषणांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में बनता है। और इसे ही हम क्या नाम देते हैं? इसे ही हम कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रम। क्लियर? अब दोबारा समझो इसको। हम क्या कह रहे हैं भाई? हमने एक व्यवस्था है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। क्लियर? क्या व्यवस्था है कि जब इसमें एक होता है भाई ड्यूटेरियम लैंप होता है। क्लियर? तो ड्यूटेरियम लैंप होता है जो 375 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का क्या करता है? अवशोषण करता है। क्लियर? तो ये जैसे ही विकिरण यहाँ से, रेडिएशन यहाँ से जाएंगे तो रेडिएशन यहाँ से जाते ही ये प्रिज्म से और मिरर से होकर के संकेंद्रित हो जाएंगे, लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो बेसिकली लाइट के फैलाव को रोकने के लिए या स्कैटरिंग नहीं होने के लिए ये लगाए जाते हैं। और ये यहाँ से जब इस पदार्थ पर डलेगा तो यहाँ से इधर होगा और ये इधर, फिर यहाँ से ये और ये यहाँ से। क्लियर? अब देखो इस व्यवस्था में एक सिलिका का एक सेल काम में लेते हैं जिसको कहा जाता है प्रतिदर्शक सेल। और इस प्रतिदर्शक सेल में उस पदार्थ का विलयन भरा जाता है जिसका हमें स्पेक्ट्रम ज्ञात करना है। पदार्थ कौन सा होगा? जिसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, जिसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है उसका क्या भर देंगे? विलयन भर देंगे। और कितना भर देंगे भाई? 1 सेंटीमीटर तक। क्लियर? ये इसमें भी भरा हुआ है शुद्ध विलायक। तो एक प्रतिदर्शक सेल हो लेते हैं जिसमें उस पदार्थ का विलयन भर देते हैं जिसका स्पेक्ट्रम हमें लेना है। क्लियर हो गई बात? और उसमें से फिर इन विकिरणों को गुजारा जाता है। ये है विकिरण, ये विकिरण है। जब ये विकिरणें इनमें से होकर के गुजरती हैं तो प्रतिदर्शक सेल में से जब गुजरेगी तो उसमें तो पदार्थ का क्या है भाई? विलयन है। तो पदार्थ के विलयन के द्वारा ये यहां से जब ये विकिरण गुजरेगी तो इसका क्या कर लिया जाएगा? अवशोषण कर लिया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर रेडिएशन का ज्यादा अवशोषण होगा। क्लियर? तो पदार्थ का विलयन इन विकिरणों का क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा। ये मैं इसमें बता रहा हूं भाई, ये अवशोषण कर लेगा। और अगर विकिरणों का अवशोषण हो जाएगा तो विकिरणों की ऊर्जा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि IS का मान कम होगा और IR का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ IS क्या है? ये IS क्या है भाई? प्रतिदर्शक सेल से गुजरने वाली विकिरणों की मात्रा। प्रतिदर्शक सेल से गुजरने वाली विकिरण। क्लियर? और IR क्या है भाई? संदर्भ सेल से गुजरने वाले विकिरण।
ये आप ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं भाई, क्लियर। IS क्या है, प्रति दर्शक सेल से गुजरने वाले विकिरण, और IR क्या है, संदर्भ सेल से गुजरने वाले विकिरण। और यहां हमेशा ध्यान रखना कि इस कंडीशन में IS क्या होगा, कम होगा, और IR क्या होगा, ज्यादा होगा। IS कम क्यों होगा, क्योंकि इस विलयन के द्वारा इस विकिरणों की ऊर्जा का क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। तो यहीं पर अवशोषण हो गया, क्लियर। तो जब बाहर निकलेगी तो फिर ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इसलिए IS का मान क्या रहेगा, कम, और IR का मान क्या होगा, ज्यादा, क्लियर। अब क्या करेंगे कि जब इन विकिरणों को यहां से संसूचक पर भेजेंगे तो डिटेक्टर इनका क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा, क्लियर। और वहां पर जो रिकॉर्डर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो रिकॉर्डर है उस पर एक डायग्राम तैयार हो जाएगा, और वो डायग्राम जो बनेगा वो अवशोषणांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, यूवी स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये बड़ा आसान सा डायग्राम है, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं भाई हम, ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर ये एक पॉइंट नोट कर लेना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर स्पेक्ट्रम का रिकॉर्डर द्वारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर स्पेक्ट्रम का रिकॉर्डर द्वारा स्वतः ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर स्पेक्ट्रम का रिकॉर्डर के द्वारा अवशोषणांक A व तरंग दैर्ध्य के मध्य स्वतः ही आलेख प्राप्त हो जाता है। आलेख का मतलब डायग्राम प्राप्त हो जाता है, और वही डायग्राम क्या कहलाता है, हमारा यूवी स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्लियर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर स्पेक्ट्रम का इस रिकॉर्डर के द्वारा, ये क्या है भाई, रिकॉर्डर कहें, क्लियर, रिकॉर्डर द्वारा अवशोषणांक और तरंग दैर्ध्य के मध्य स्वतः ही क्या प्राप्त हो जाता है, आलेख प्राप्त हो जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, यूवी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर। अब कैसे बनता है भाई यूवी स्पेक्ट्रम, देखो यहां बनाते हैं हम यूवी स्पेक्ट्रम को। यूवी स्पेक्ट्रम किस किस के बीच में बनता है, अवशोषणांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में। ये इस पर अवशोषणांक ले लेंगे और यहां पर क्या ले लेंगे, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, नैनोमीटर में ले लो, नैनोमीटर में, ठीक। ये वेवलेंथ ले लेंगे किसमें, नैनोमीटर में। ये इधर ले लो भाई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ये हमने ले ली। क्लियर। और इधर भाई ये जो है ना, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस कहा जाता है। क्लियर। या फिर इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। क्लियर। ये यूनिट लेस होती है जो हम आगे बात करेंगे।
अब देखो यहाँ ले लिया हमने, जैसे ये 200 नैनोमीटर, 210 नैनोमीटर, 230 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर, 270 नैनोमीटर और 300 नैनोमीटर। क्लियर। अब देखो मान अवशोषण तो यहां पर भी होगा, देखो अवशोषण तो यहां पर भी होगा। देखो इस तरंग दैर्ध्य पर, ये इस तरंग दैर्ध्य पर, यहां की तरंग दैर्ध्य पर यहां का अवशोषण आया ये। क्लियर। ये और ऐसे ही यहां की तरंग दैर्ध्य पर, ये इस तरंग दैर्ध्य पर, जैसे सपोज करो ये आया हमारे पास कितना 260 और ये हमारे पास आया कितना 215, ठीक है, सॉरी 205, ठीक। तो 260 पर अवशोषण कितना हुआ, इतना। क्लियर। तो 260 पर अवशोषण इतना हुआ, तो ये इसका क्या हो गया, लैम्ब्डा मैक्स। जिस तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण सबसे ज्यादा होता है वह क्या कहलाता है, लैम्ब्डा मैक्स। यहां पर भी अवशोषण सबसे ज्यादा है तो ये भी क्या होगा, लैम्ब्डा मैक्स होगा। क्लियर। तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। क्लियर हो गई बात। तो वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के बीच में 205 नैनोमीटर पर इतना अवशोषण हुआ, 260 पर इतना अवशोषण हुआ पदार्थ के द्वारा। क्लियर। तो एक सिंपल सा यूवी स्पेक्ट्रम यहां बना देते हैं, ये एक सिंपल सा यूवी स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ये ए और ये लैम्ब्डा के बीच में। क्लियर। कैसे, ये हमने कहा यहां से लेकर के ये यहां तक, ये हो जाएगा क्या, लैम्ब्डा मैक्सिमम, अधिकतम तरंग दैर्ध्य। और ये यहां हो जाएगा क्या, इस पॉइंट पर ए मैक्सिमम। क्लियर। तो जिस तरंग दैर्ध्य पर अवशोषणांक अधिकतम प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, लैम्ब्डा मैक्स कहलाता है। और यही क्या है, हमारा यूवी स्पेक्ट्रम बन गया। क्लियर। तो आई बात समझ में कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, यूवी स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किया जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे है। तो थ्योरेटिकल रूप से जब आप प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो आपका तरीका यही होना चाहिए। क्लियर। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इसी प्रकार से आंसर अगर आप देंगे तो नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर। और मैं हमेशा से कहता हूं आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें और आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दिया जाता है तो आप उसको साथ में समझते जाएं और नोट भी आप उसे कर सकते हैं। क्लियर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे बढ़ाया जाएगा। क्लियर। और उसमें हम दो नियम वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, कौन सा, लैम्बर्ट का नियम और बियर का नियम। ये दो नियमों से हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।